जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विश्व की झीलों के बारे में। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि झील कहते किसे हैं। झील का मतलब ऐसा भू अवस्थित भाग, इंटर लैंड, ऐसी भूमि जहाँ पर पानी स्थिर अवस्था में है, उसे हम झील कहते हैं। तो कोई भी वाटर बॉडी जो सराउंडेड बाय लैंड हो, इंटर टेरेस्ट्रियल हो या भू अवस्थित हो, अर्थात किसी भी भूभाग के बीच में रुके हुए पानी को झील कहते हैं। यही झील की परिभाषा है। झील एक रुका हुआ पानी है। इसका मतलब क्या उसमें लहरें होंगी अथवा धाराएं होंगी? तो आप कह सकते हो झील में लहरें होती हैं, धाराएं नहीं होती, क्योंकि धाराओं के चलने के लिए पानी का एक स्थान से दूसरे स्थान जाना जरूरी है। तो वो चीज़ चूँकि ऐसी स्थिति उत्पन्न ही नहीं हो पाती, इसलिए लहरें हो सकती हैं, धाराओं की संभावनाएं ना के बराबर होती हैं। हाँ, बहुत बड़ी झील है, जैसे कैस्पियन सागर एक बड़ी झील है। मान लीजिए अगर नीचे से भूकंप आ जाए, तो भूकंप के कारण जब बहुत बड़ा पानी हिलेगा तो धारा उत्पन्न हो सकती है, लेकिन ऐसी जगहों पर धाराएं बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि उनको चलने के लिए आगे बहुत बड़ा रास्ता उन्हें प्राप्त नहीं होता। तो ऐसी जगहों पर धाराओं की उत्पत्ति की संभावनाएं ना के बराबर होती हैं। तो जहाँ भी हम बात करेंगे समुद्री क्षेत्र की, तो समुद्री क्षेत्र में धाराएं और तरंगें दोनों होती हैं, लेकिन झीलों में तरंगें पाई जाती हैं, धाराओं की संभावना ना के बराबर होती है। हाँ, सुनामी तरंगें हो सकती हैं, झीलों में सुनामी तरंगें हो सकती हैं, क्योंकि नीचे से पानी अगर भूकंप के कारण हिलेगा तो बड़ी बड़ी तरंगें उठ सकती हैं, तो सुनामी तरंगें होंगी। जल धाराओं की संभावनाएं ना के बराबर हैं, तो झीलों में धाराएं नहीं पाई जाती। अब बात आती है कि ऐसे भूभाग जो टेरेस्ट्रियल क्षेत्र के अंतर्गत हैं, तो निश्चित रूप से सभी महाद्वीपों में पाए जाएंगे। और अगर ये सभी महाद्वीपों में हैं, तो हम जब भी बात करेंगे झीलों की, तो झीलों के बारे में एक बात तो निश्चित हो जाती है कि ये महाद्वीपीय क्षेत्र के बीच में हैं। तो इनकी उत्पत्ति होने के पीछे कारण बहुत सारे हो सकते हैं। इनकी उत्पत्ति में या जब झीलों के प्रकार हम पढ़ते हैं, तो झीलों में एक सामान्य तौर पर एक बात पढ़ी जाती है कि प्राकृतिक झील और आर्टिफिशियल झील, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल झील मतलब ऐसी झीलें जिनका निर्माण इंसान ने नहीं किया, नेचर ने किया है, उन्हें नेचुरल झील कहते हैं। अब अगर इसी आधार पर हम देखें, भारत में ही कल्पना करो आप नेचुरल झील, तो कौन सी नेचुरल झील होगी? जम्मू कश्मीर में जाएं आप, वूलर हो, डल हो, ये झीलें कैसी हैं? ये नेचुरल झील हैं। चिल्का झील कैसी है? नेचुरल झील है। लेकिन गोविंद सागर बांध, जितने बांध होते हैं वो भी एक झील हैं, उनका निर्माण इंसान ने किया है, इसलिए वो आर्टिफिशियल झील है। अगर हम बात करें हुसैन सागर झील हैदराबाद में, तो वो क्या है? आर्टिफिशियल है। भोपाल में भोजताल राजा भोज ने खुदाई करके बनवाया था, आर्टिफिशियल है। इस तरह से आर्टिफिशियल झीलें हैं। झीलों को एक आधार पर और विभाजित किया जाता है, वो है ऐसी झीलें जो मीठे पानी की झीलें हैं अथवा खारे पानी की झीलें हैं। मीठे पानी की झीलों में फ्रेश वाटर लेक जिनको हम कहते हैं, भोपाल तालाब फ्रेश वाटर लेक है। अगर हम जम्मू कश्मीर की वूलर और ढल झील की बात करें तो फ्रेश वाटर लेक हैं। अमेरिका की 5 महान झीलें, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, ओंटारियो, इरी, ये फ्रेश वाटर लेक हैं। तो वहीं कैस्पियन सागर कैसी है? खारे पानी की झील है। इसी प्रकार से अगर भारत में हम बात करें तो सांवर झील राजस्थान की खारे पानी की झील है। तो इस आधार पर भी झीलों को 2 भागों में बांटा जा सकता है, खारे पानी की झील और ताजे पानी की झील। इसके अलावा जो झीलों के मुख्य प्रकार होते हैं, वो उनके बारे में हम विशेष रूप से पढ़ें, जो हमारे मतलब के हैं, जो मुख्य रूप से परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो हम कहते हैं किस आधार पर? उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर, यानी झीलों का निर्माण कैसे हुआ, उनकी उत्पत्ति का क्या कारण था, उसके आधार पर झीलें कितने प्रकार की होती हैं। तो हम कहते हैं इस आधार पर झीलें 6 या 7 प्रकार की होती हैं। उनमें पहला प्रकार है टेक्टोनिक झील। तो नंबर 1 अगर हम बात करें तो टेक्टोनिक लेक सबसे पहला एग्जाम्पल है।
नंबर 1 पे आती हैं टेक्टोनिक लेक्स। टेक्टोनिक लेक्स यानी विवर्तन क्रिया द्वारा बनी झीलें। विवर्तन क्रिया मतलब भूगर्भ में जब हलचल होती है तो प्लेटों के बीच में या तो टकराहट होती है, घर्षण होता है, अथवा एक दूसरे से दूर हटती हैं, प्लेटें टूट जाती हैं, इसको टेक्टोनिक एक्शन कहते हैं। तो टेक्टोनिक एक्शन, जैसा मैंने बताया था आपको, पृथ्वी कई प्लेटों से मिलकर बनी है। उन प्लेटों के बीच में किसी भी प्रकार की गति होती है, किसी भी प्रकार का एक्शन होता है, तो उसमें एक्शन में क्या संभावनाएं हो सकती हैं। जब दो प्लेट एक दूसरे से मिलती हैं तो फोल्डेड माउंटेन भी बनते हैं, एक दूसरे को कंप्रेस करती हैं। जैसे इंडो प्लेट ने जब यूरेशियन प्लेट को धक्का मारा तो फोल्डेड माउंटेन बन गए। तो हिमालय, इस तरह का हिमालय पर्वत, ये हिमालय पर्वत ऐसा बन गया। तो फोल्डेड माउंटेन में अक्सर क्या देखने को मिलता है कि कुछ भाग ऐसे हैं जो उठ जाते हैं और कुछ भाग ऐसे हैं जो धंस जाते हैं। उठे हुए भाग को एंटीक्लाइंस, अपनति कहते हैं, धंसे हुए भाग को सिनक्लाइन यानी अभिनति कहते हैं। तो जो धंसे हुए भाग हैं, इनमें जब पानी भर जाता है तो इससे जो झील बनती है, ये भी एक टेक्टोनिक झील का उदाहरण है। तो हिमालय पर्वत के ऊपर इस टाइप से अगर कोई झील बन जाए तो वो टेक्टोनिक झील का ही उदाहरण कहलाएगा। जैसे अब ऐसी जो टेक्टोनिक झील हैं, ये टेक्टोनिक झील चाहे कोई भी पर्वत हो, अगर वहाँ इस टाइप से वलन पड़े हैं, फोल्ड पड़े हैं और वहाँ कहीं गड्ढा बन गया है तो उस जगह पर पानी भर जाने से लंबे समय में ऐसी टेक्टोनिक झील बन जाया करती हैं। क्लियर है? समझ में आई टेक्टोनिक झील कैसे बनती हैं? अगर हम भारत में बात करें तो मानसरोवर झील टेक्टोनिक झील का एक उदाहरण है। आप कह सकते हो मानसरोवर झील जो है वो टेक्टोनिक झील का उदाहरण है। मानसरोवर झील जो कैलाश पर्वत के पास में है, तो वो इस टाइप की एक झील है। इसी तरह से अफ्रीका में एडवर्ड झील, एडवर्ड झील भी अफ्रीका की, इसमें मैप में नहीं है, वो भी इसी तरह का एक एग्जाम्पल है। इसके बाद टेक्टोनिक लेक में ही एक लेक आती है जिसे कहते हैं फॉल्ट लेक। फॉल्ट मतलब होता है जब कभी जमीन के बीच में दरार पड़ जाए। ये जमीन के बीच में दरार पड़ गई, आप देखेंगे दोनों के बीच में, दो भागों के बीच में एक लंबी सी दरार पड़ गई। तो ये दरार अगर बहुत सकरी है तो उसे फॉल्ट कहा जाता है। भ्रंश तो कहा जाता है भ्रंश घाटी, और जब यही दरार चौड़ी हो जाए तो उसे कहा जाता है दरार घाटी यानी रिफ्ट वैली। तो दो प्रकार की दरारें होती हैं, सिंगल दरार और ऐसी दरार जो दो या दो से अधिक दरारें एक दूसरे से बहुत दूरी पर नहीं होती, पास पास में होती हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ये जो बीच वाला ज़मीन का भाग है ये अंदर धंस जाता है और एक बड़ी घाटी बन जाती है, उसको कहते हैं दरार घाटी। तो भ्रंश घाटी और दूसरा बोला रिफ्ट वैली। भ्रंश घाटी को कहते हैं इंग्लिश में फॉल्ट वैली और दरार घाटी को कहते हैं रिफ्ट वैली। तो रिफ्ट और फॉल्ट में क्या अंतर है? सिंगल फॉल्ट है, ये अकेला सिंगल फॉल्ट है, तो इससे बनी हुई अगर कोई इस भाग में पानी भर जाए तो वो फॉल्ट लेक कहलाएगी। लेकिन अगर दो फॉल्ट हैं और बीच का भाग पूरा अंदर धंस जाए तो फिर क्या होगा? जब बीच का भाग अंदर धंस जाएगा तो फिर उससे टेक्टोनिक लेक में ही एक पढ़ी कि फोल्डेड माउंटेन के धसाव वाले क्षेत्रों में, अभिनतियों में पाई जाने वाली लेक्स। दूसरी पढ़ी फॉल्ट लेक। फॉल्ट लेक मतलब ज़मीन में बहुत गहरी और लंबी दरार पड़ जाए उससे बनने वाली झील। तो याद रखेंगे बैकाल झील, रशिया की बैकाल झील इसी प्रकार की झील है। कहीं दिख रही है बैकाल? ये है बैकाल, ये देख रहे हैं आप बैकाल झील, रशिया में बैकाल झील, ये फॉल्ट लेक का उदाहरण है। इसी प्रकार दूसरी झील
दरार घाटी जो बोला, दरार घाटी लेक का सबसे अच्छा उदाहरण है डेड सी, मृत सागर। डेड सी इसी प्रकार का उदाहरण है। डेड सी कहाँ है? इज़राइल में। इज़राइल यहाँ कहीं है, इज़राइल इस भाग में, यहाँ है डेड सी। तो डेड सी इसी का उदाहरण है, किसका? दरार घाटी का। एक बहुत अच्छा प्रश्न है कि अगर हम बात करते हैं लेक, तो कहते हैं चारों ओर से घिरी हुई ऐसी वाटर बॉडी जो चारों ओर से भूमि से घिरी हो। तो वहीं जब कभी बात आती है तो सागर और खाड़ी की बात आती है। तो समुद्र और खाड़ियों में क्या अंतर है? खाड़ी के लिए कहा जाता है तीन ओर से भूभाग से घिरी हो, तीन तरफ से भूभाग से घिरी हो तो उसे कहते हैं हम खाड़ी, वे। अगर खाड़ी का मुंह बहुत खुला हुआ हो, खाड़ी का मुंह बहुत खुला हुआ हो तो वे, और खाड़ी का मुंह सकरा हो तो गल्फ। हिंदी में खाड़ी ही कह देते हैं, अंग्रेजी में दोनों के लिए अलग अलग शब्द हैं, वे और गल्फ। अब समुद्र क्या होते हैं? ओशियन यानी महासागरों के ही वो भाग जो कहीं ना कहीं भूभागों से थोड़े से घिरे हुए हों। तो कितने घिरे हुए हों? हो सकता है वो दो तरफ से घिरे हुए हों, लेकिन वो भूभागों से घिरा हुआ सकरा, महासागरों का सकरा भाग, वो सागर कहलाता है। तो सागर की विशेषता होती है कि सागर प्रायः दो तरफ से घिरे होते हैं और दो तरफ से खुले होते हैं। तो वहीं खाड़ियों की विशेषता होती है, ये तीन तरफ से घिरे होते हैं, केवल एक ही तरफ, ये मुंह, उनका मुहाना जो होता है वो एक ही तरफ होता है। लेकिन सागरों का मुहाना एक से अधिक तरफ हो सकता है, दो तरफ प्रायः होता ही है। ये दोनों में बेसिक फ़र्क है। और जहाँ तक झील की बात है तो वो पूरी तरह से सराउंडेड बाय अर्थ होती है, या टेरेस्ट्रियल, इंटर टेरेस्ट्रियल बॉडी कहलाती है। तो हिंदी में कहते हैं अंतः स्थलीय वाटर बॉडी है, अंतः स्थलीय जल राशि, उसको कहते हैं झील। तो अंतः स्थलीय जल राशि में ऐसी कौन कौन सी झीलें होती हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, कितने प्रकार हो सकते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर जो प्रकार हैं उनमें टेक्टोनिक लेक हैं, और टेक्टोनिक लेक में ही हमने तीन प्रकार पढ़ लिए। फोल्डेड के कारण, माउंटेन के फोल्ड होने के कारण जो भाग धंसे हुए हैं उनमें पानी भर जाता है, तो इस तरह से भी उत्पन्न होती हैं झीलें। इसी प्रकार से ऐसे भाग जहाँ पर दरार पड़ जाए, सिंगल दरार हो, तो फॉल्टी लेक कहते हैं इसको। इसका उदाहरण बैकाल झील है। और ऐसी दरार जो एक से अधिक दरारों के बीच का भाग जब नीचे धंस जाता है तो उससे चौड़ी चौड़ी दरारें बन जाती हैं, तो उसको कह देते हैं दरार घाटी या रिफ्ट वैली लेक। तो रिफ्ट वैली लेक का सबसे अच्छा उदाहरण है डेड सी, इसी के अंतर्गत आता है, मृत सागर। इसके बाद दूसरे नंबर की जो लेक्स हैं, उन लेक्स में आती हैं वॉल्केनिक लेक। वॉल्केनिक एक्शन द्वारा बनी हुई लेक्स। तो वॉल्केनिक एक्शन में कौन कौन सी लेक आ जाएंगी? वॉल्केनिक लेक का उदाहरण, वॉल्केनिक में आती हैं दो प्रकार की, एक होती हैं कूली और दूसरी होती हैं क्रेटर। कूली और क्रेटर लेक, क्या फ़र्क है दोनों में? जब ज़मीन का मैग्मा नीचे से निकलकर ऊपर आता है तो मैग्मा लगातार उद्गार होता रहता है। लंबी अवधि के बाद ज्वालामुखी से उद्गार निकलना बंद हो जाता है और उसके मुंह में पानी भर जाता है, चाहे बारिश का पानी हो अथवा उद्गार के अंतिम समय में जब उद्गार निकलना बंद होता है तो फिर अंत में पानी बचता है, तो वो पानी निकल के बाहर आ जाता है और मुंह में इकट्ठा हो जाता है। तो इस तरह से झीलों का निर्माण हो तो ऐसी झीलों को क्रेटर लेक कहते हैं। जैसे अगर हम उदाहरण दें क्रेटर लेक का, तो भारत में
इसका उदाहरण है लोनार झील। महाराष्ट्र की लोनार झील क्रेटर लेक का ही उदाहरण है। यहाँ याद रखेंगे, कन्फ्यूज़न आपको ना हो, इसको उल्का झील भी कहते हैं। क्यों कहते हैं उल्का झील? क्योंकि उल्का पिंड के गिरने से बहुत बड़ा गड्ढा बना और उसमें भर गया पानी, तो उसे उल्का लेक भी कह देते हैं। और साथ में उसमें से ज्वालामुखी भी निकला, मतलब ज्वालामुखी उद्गार भी हुआ उस जगह, दोनों चीज़ें हुई हैं। इसीलिए कभी कंफ्यूज नहीं होना है। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में लोनार नामक एक झील है, उस झील को दोनों प्रकार की झील कहा जाता है। उसे उल्का झील भी कहते हैं और उसे क्रेटर झील भी कहते हैं, क्योंकि वो दोनों एक्शन से बनी है। तो क्रेटर झील में सबसे अच्छा उदाहरण क्रेटर झील का भारत में लोनार झील, और अगर विश्व स्तर पर देखें तो क्रेटर झील के बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे दक्षिण अमेरिका में अगर आप जाएं तो टीटीकाका क्रेटर झील का अच्छा उदाहरण है। ये सबसे बड़ी, सबसे ऊंची झील है, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है टीटीकाका। नौगम्य वहन वहाँ होता है, मतलब नौकायन हो सकता है। लगभग 4000 मीटर ऊंची है ये झील, समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर एंडीज पर्वत पर स्थित है टीटीकाका। ये विश्व की सबसे बड़ी नौकागम्य झील है। नौकागम्य जहाँ क्या होता है, जहाँ पर नौकायन का काम हो सकता है, और ये फ्रेश वाटर लेक है। तो ये भी क्रेटर लेक का उदाहरण है। क्रेटर लेक का एक उदाहरण आपकी अफ्रीका की विक्टोरिया झील, अफ्रीका में विक्टोरिया झील, ये भी क्रेटर लेक का उदाहरण है। यदि हम कूली की बात करें तो कूली लेक का मतलब ये होता है कि जब कभी समुद्र के आसपास ज्वालामुखी आए अथवा नदी के आसपास ज्वालामुखी आए, तो ज्वालामुखी क्या करता है, जब ज्वालामुखी उद्गार होगा तो इससे बाहर ऊपर निकलेगा ज्वालामुखी उद्गार, और यहीं मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि एक नदी बह रही थी। अगर एक नदी बह रही थी तो ये ज्वालामुखी उद्गार जब नीचे गिरेगा तो बहती हुई नदी के चारों ओर अगर एक डिपॉजिट हो गया इस तरह से, तो नदी का जो पानी यहाँ था इस भाग में, तो उस भाग को लावा पूरा चारों तरफ से घेर लेगा, तो वहाँ एक झील बन जाएगी। कालांतर में वही एक झील कहलाएगी, तो उसको कूली लेक कहते हैं। ऐसी ही कूली लेक जब समुद्र के आसपास ज्वालामुखी आते हैं तो समुद्र के आसपास चारों ओर लावा इकट्ठा हो जाता है। इकट्ठा हुआ लावा समुद्र के एक भाग को पूरे समुद्र से अलग कर देता है, तो उससे एक झील बन जाती है, उसको भी कूली लेक कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण टर्की की वान लेक, टर्की की वान लेक कूली लेक का बहुत अच्छा उदाहरण है। ये वान लेक विश्व की सर्वाधिक खारी झील है, विश्व की सर्वाधिक खारी झील है। वान लेक, वान झील टर्की में है, विश्व की सर्वाधिक खारी झील है। इसमें कहीं दिख रही है? यहाँ कहीं है टर्की में, इसमें नहीं दी है। बड़ी बड़ी झीलें इसमें दी हैं ज़्यादातर। तो विश्व की सर्वाधिक खारे पानी की झील कौन सी है? वान झील, टर्की में स्थित है। इसका खारापन कितना है विद्यार्थियों? यहाँ ये भी याद रखें आप, खारेपन को कैसे मापा जाता है। अगर 1 किलो पानी, किसी भी जगह से पानी को उठाइए, 1 किलो पानी लीजिए, किलो, लीटर नहीं, 1 किलो पानी लेना है, उसको वाष्पीकरण करना है। वाष्पीकरण करने के बाद जो जितना नमक बच जाए, 1 किलो पानी में वाष्पीकरण करने के बाद जितना नमक बच जाए उसको तौल लीजिए।
तौलने के बाद अगर वो 35 ग्राम आया तो हम क्या कहेंगे कि जहाँ से वो सैंपल उठाया था उस जगह के पानी की सैलिनिटी या लवणता 35 प्रति हजार है। उसको इस तरह से लिखते हैं 35 प्रति हजार। इस निशान को क्या बोलते हैं? प्रतिशत, परसेंट। 100 में से कितना, और प्रति हजार कहते हैं तो एक शून्य और लगा देते हैं, इसको बोलते हैं प्रति हजार, है ना। ये पर थाउजेंड का निशान है। तो अगर सैलिनिटी को हमेशा पर थाउजेंड में काउंट किया जाता है, तो अगर किसी समुद्र की सैलिनिटी 35 पर थाउजेंड, आपने कह दिया 35%, गलत हो जाएगा। 35 पर थाउजेंड बोलोगे, और पर थाउजेंड को इस तरह से लिखा जाता है ऐसा। ये एक है, उस पर 3 शून्य, एक ऊपर 2 नीचे, इसको बोलते हैं थाउजेंड। ये थाउजेंड का निशान है, क्लियर है। परसेंट में 2 शून्य होते हैं, इसलिए एक ऊपर एक नीचे, और पर थाउजेंड में 3 शून्य होते हैं, इस तरह से लिखा जाता है। तो किसी भी समुद्र की सैलिनिटी, पूरे पृथ्वी पर जो समुद्र है उसकी एवरेज सैलिनिटी 35 है, एवरेज है। अब समुद्र में पूरी पृथ्वी पर कहीं भी पानी है तो सबसे ज़्यादा खारा पानी अगर किसी वाटर बॉडी का होता है तो उसे झील कहते हैं। याद रखिएगा, परीक्षा के लिए प्रश्न है कि सर्वाधिक खारा पानी निम्न में से किस वाटर बॉडी का होता है? आंसर में लिखा होगा महासागर, सागर, नदियाँ, झीलें, या सागर, महासागर, खाड़ियाँ और झीलें। तो आप आंसर क्या लगाओगे? झीलें। क्यों ऐसा बोल रहे हैं हम? क्योंकि विश्व की सबसे ज़्यादा खारा पानी अगर कहीं है तो वो है टर्की की वान झील में। टर्की की वान झील का जो खारापन है वो है 338 पर थाउजेंड। ये है सबसे खारी झील, वान लेक टर्की की सबसे खारी झील है, जिसका खारापन 338 पर थाउजेंड है। मतलब वहाँ से अगर 1 किलो पानी को आप वाष्पीकृत करोगे तो उसमें 338 ग्राम नमक मिलेगा। इतना नमक दुनिया में कहीं नहीं है, किसी भी वाटर बॉडी में नहीं। तो दुनिया की सबसे खारी झील वान लेक है। सेकंड नंबर पर डेड सी है। सेकंड नंबर पर डेड सी। डेड सी कौन सा है? डेड सी की खारापन है लगभग 240 पर थाउजेंड। ये डेड सी का खारापन है। और थर्ड नंबर पे आता है अमेरिका की ग्रेट सॉल्ट लेक। ग्रेट सॉल्ट लेक अमेरिका की तीसरे नंबर की, इसका खारापन है लगभग 220 पर थाउजेंड। ये दुनिया की 3 सबसे खारे पानी की झीलें हैं। उनमें वान लेक सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील, डेड सी। कुछ ऐसी झीलें हैं जिनके नाम के आगे लेक ना होकर सी लगा हुआ है। उसका कारण ये है आकार में बड़ी हैं, आकार में समुद्र जैसी हैं, इसलिए उनको सी कह दिया गया, लेकिन है वो लेक। फॉर एग्जाम्पल कैस्पियन सी, फॉर एग्जाम्पल अरल सी। तो ये वास्तव में क्या है? ये खारे पानी की झीलें हैं। जैसे ग्रेट सॉल्ट लेक कहीं दिख रही है आपको? ग्रेट बियर, ग्रेट स्लैब, हाँ, ग्रेट सॉल्ट लेक ये है। तो ये ग्रेट सॉल्ट लेक 220 पर थाउजेंड इसकी सैलिनिटी है। तो दुनिया की सबसे ज़्यादा सलाइन लेक अगर कोई है तो वो आपके सामने ये 3 लिखी हुई हैं। तो परीक्षा के लिए प्रश्न है कि कौन सी वाटर बॉडी सबसे ज़्यादा सलाइन होती है, सबसे ज़्यादा लवण होती है या सबसे खारी होती है? ऑप्शन में रहेंगे समुद्र, सागर, महासागर, खाड़ियाँ और झीलें। तो ऑप्शन आंसर क्या होगा? झीलें। क्लियर है? झील से ज़्यादा खारापन किसी में नहीं होता। अब ऐसा क्यों होता है? प्रश्न ये है, क्यों झीलें सबसे खारी होती हैं? हर चीज़ के पीछे याद रखिए, प्रश्न करना सीखिए। कोई भी टीचर का ऐसा होता है तुरंत बोलिए क्यों। अगर आप क्यों नहीं पूछ रहे हो इसका मतलब बहुत बड़े बुद्धू हो आप। हर चीज़ के पीछे रीज़न होना चाहिए। बिना रीज़न के किसी टीचर को कोई भी सेंटेंस नहीं बोलना चाहिए। अगर बिना रीज़न के सेंटेंस बोल रहा है इसका मतलब ल्यूसेंट पढ़ के आया है टीचर, पक्की बात है, ध्यान रखना। बिना रीज़न के सेंटेंस बोलना ये ल्यूसेंट की पहचान है।
ल्यूसेंट में फैक्ट्स हैं, रीज़न नहीं है। तो मैंने कहा कि झीलें सबसे ज़्यादा खारी होती हैं अन्य वाटर बॉडी की तुलना में। कारण क्या है? कारण यह है कि वो सराउंडेड हैं, उनका पानी मिक्सअप नहीं हो सकता किसी के साथ। खाड़ी, समुद्र, महासागर, कुछ भी हो, सबके पानी एक दूसरे के साथ मिक्स होते रहते हैं। पूरी पृथ्वी पर फैले हुए हैं, सब मिक्सिंग का मौका मिलता है। जब लार्ज वाटर बॉडी होती है तो स्वाभाविक है उसकी सैलिनिटी कम होगी, और जब छोटी वाटर बॉडी है और उसे भी दूसरी वाटर बॉडी के साथ मिक्सअप होने का मौका नहीं मिल रहा है, इसका मतलब उसकी सैलिनिटी दिनों दिन बढ़ती चली जाएगी। अब होता क्या है कि कई जगहों पर एक्स्ट्रा पानी जमा नहीं हो पाता, लेकिन वाष्पीकरण लगातार हो रहा है। तो वाष्पीकरण होता चला जाएगा तो पानी की मात्रा कम होती जाएगी, और उसमें जो नमक घुला हुआ है उसकी मात्रा में तो कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है, क्योंकि वाष्पीकरण से नमक नहीं वाष्पित होता। वाष्पीकरण अगर होगा पानी का तो नमक वाष्पित नहीं होता। क्यों नहीं होता नमक वाष्पित? क्योंकि नमक का बॉइलिंग पॉइंट कितना? नमक का बॉइलिंग पॉइंट 1450 डिग्री सेंटीग्रेड, और जब पानी का वाष्पन होता है तो 0 डिग्री के ऊपर पानी वाष्पित होना शुरू हो जाता है। इतने टेम्परेचर पर नमक वाष्पित नहीं हो सकता। नमक को वाष्पित करने के लिए 1450 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, तब जाके नमक वाष्पित होगा, और उतना टेम्परेचर पृथ्वी पर कभी उत्पन्न नहीं होगा। नतीजा क्या होगा कि वाटर बॉडी के अंदर सैलिनिटी पानी की तुलना में हमेशा बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि पानी वाष्पित होता जाएगा। अब जितना पानी वाष्पित हो गया है उतना पानी फ्रेश वाटर या तो बारिश से मिल जाए या फिर कोई नदी आकर उसमें मिल जाए, तो उसकी सैलिनिटी स्थिर बनी रहेगी या कम हो सकती है। लेकिन ऐसी वाटर बॉडी जहां जितना वाष्पन हो रहा है उतना पानी प्राप्त नहीं हो रहा, तो उनकी सैलिनिटी लगातार बढ़ती चली जाती है। तो ये जितनी भी चीज़ देख रहे हैं आप, वान लेक टर्की, अच्छी खासी गर्मी पड़ती है, यहाँ गर्मी भी अच्छी है, सर्दी भी अच्छी है। डेड सी इज़राइल में, गर्मी भी बढ़िया, सर्दी भी बढ़िया। ग्रेट साल्ट लेक अमेरिका में, ये वो लेक हैं जिन्हें फ्रेश वाटर उतना नहीं मिल पाता, जिसकी तुलना में ज़्यादा उनका वाष्पीकरण हो जाता है, इसलिए इनकी सैलिनिटी लगातार बढ़ती जा रही है। यहाँ एक चीज़ और याद रखेंगे, सागर, महासागर और खाड़ियाँ, ये तीनों समुद्र के लेवल पर होती हैं, लेकिन झीलें समुद्र के लेवल पर हों ये ज़रूरी नहीं। झीलों का लेवल सी लेवल से नीचे हो सकता है। जैसे डेड सी, ये सी लेवल से काफ़ी नीचे है। कैस्पियन सागर लेक सी लेवल से नीचे है। तो क्यों लेवल से नीचे है? इसलिए क्योंकि इनका समुद्र से मिलन ही नहीं होता। अगर समुद्र से मिल जाएं तो ये लेवल में आ जाएं। जब इनकी उत्पत्ति हुई तो उत्पत्ति के बहुत सारे कारण थे। उत्पत्ति के कारणों में एक कारण ये भी था कि टेक्टोनिक गतिविधियां इस तरह से हुई कि कुछ भाग ऊपर उठ गया और जो भाग फ्लैट था वो अपनी जगह पर रह गया। जैसे इस तरह से था, इस तरह से अगर कोई भाग था फ्लैट, बाद में नीचे से गतिविधियां होने के कारण ये भाग ये ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। अब क्या कहोगे आप? जो भाग नीचे का जहां था वो वहीं है, लेकिन उसके आजू बाजू के भाग ऊपर उठ गए। ऐसी ही कैस्पियन सागर लेक है, उसके चारों ओर के भाग ऊपर उठ गए और वो भाग जहां था वहीं बना रह गया, तो वो झील में कन्वर्ट हो गया। इस तरह से कैस्पियन सागर लेक बनी। टेक्टोनिक लेक का उदाहरण कैस्पियन सागर लेक भी है। तो इस तरह से ज़मीन में होने वाले विभिन्न प्रकार की टेक्टोनिक एक्शन से कैस्पियन सागर लेक का निर्माण हुआ था। अथवा एक तरीका ये होता है कि ये फ्लैट ज़मीन है, कोई भाग नीचे धंस जाए, बाकी के भाग ऊपर उठे रह जाएं और एक भाग नीचे धंस गया, तो जो भाग नीचे धंस गया उस गहराई में पानी इकट्ठा हो जाए। जैसे डेड सी, डेड सी इसका उदाहरण है। डेड सी इसका भी उदाहरण है। डेड सी एक मैंने अभी आपको बताया किस चीज़ का उदाहरण? मैंने बताया आपको डेड सी कूली और क्रेटर में से किसका उदाहरण है? डेड सी क्रेटर से नहीं बना। डेड सी मैंने आपको एग्जांपल दिया अभी, हाँ, रिफ्ट वैली। मैंने आपको डेड सी का उदाहरण दिया कि डेड सी एक रिफ्ट वैली है। तो रिफ्ट वैली का उदाहरण, रिफ्ट वैली में क्या बताया था? जमीन नीचे धंस जाती है। तो अभी मैंने आपको कहा कि अगर इस तरह का आवरण है और उसमें एक भाग नीचे धंस गया, तो नीचे धंस जाने से जो बीच का भाग है वहाँ गड्ढा हो गया, गड्ढा होने से उस भाग में पानी भर गया। तो ये टेक्टोनिक लेक का उदाहरण है।
टेक्टोनिक लेक में भी किस प्रकार की लेक? दरार घाटी यानी रिफ्ट वैली लेक का उदाहरण है। ठीक है। कैस्पियन सागर वो भी कैसा है? टेक्टोनिक का उदाहरण है। वो किस प्रकार का टेक्टोनिक? उसमें जो भाग जहां था वो वहीं रहा, आजू बाजू के भाग ऊपर उठ गए, आजू बाजू के भाग ऊपर उठ गए। तो आजू बाजू के भाग ऊपर उठने से जो भाग, अभी सपोज ये हम बैठे हैं यहाँ पर क्लास में, इसके इधर का भी भाग उठ जाए और इधर का भी भाग उठ जाए तो हम गड्ढे में आ जाएंगे कि नहीं? तो इस तरह की ये टेक्टोनिक लेक, इसका उदाहरण क्या बताया मैंने आपको? कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर इसी तरह से बना है। ठीक है। तो ऐसे लेक के पीछे, बनने के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। तो दुनिया की 3 सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील आपके सामने है। अब इसके अलावा मान लीजिए तीसरे प्रकार में आता है हिमानी द्वारा, यानी ग्लेशियर द्वारा, ग्लेशियर द्वारा निर्मित झीलें, हिमानी द्वारा निर्मित झीलें। तो सबसे पहले प्रश्न, दुनिया में सबसे ज़्यादा झीलों का निर्माण किस गतिविधि से होता है? हिमानियों द्वारा। परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा झीलों का निर्माण किस गतिविधि से होता है? ऑप्शन में रहेगा टेक्टोनिक एक्शन के द्वारा, हिमानियों द्वारा, समुद्री गतिविधियों के द्वारा, नदियों के द्वारा, ऐसे करके ऑप्शन रहेंगे। तो आपको क्या लिखना है? हिमानियों द्वारा। विद्यार्थियों, ये जानना जरूरी है आपके लिए कि पूरे विश्व में इस समय लगभग 14 लाख झीलें हैं। पूरे विश्व में 14 लाख झीलें हैं और उन 14 लाख झीलों में से 2/3 झील 9.6 लाख झील अकेले कनाडा में। तो दुनिया का सर्वाधिक झीलों वाला देश कनाडा है। विश्व में सबसे ज़्यादा झीलें हैं। विश्व की कुल झीलों का 2/3 अकेले कनाडा में है। तो 14 लाख में से 9.6 लाख अकेले कनाडा में हैं। और सेकंड नंबर पे आता है फिनलैंड। फिनलैंड में झीलों की संख्या 1.8 लाख है, 1.8 लाख। इतनी झीलें अकेले फिनलैंड में, इसलिए फिनलैंड को क्या कहा जाता है? कंट्री ऑफ 1000 लेक्स, हजारों झीलों का देश, कंट्री ऑफ 1000 लेक, हजारों झीलों का देश। तो दूसरी सबसे ज़्यादा झीलों का देश, अगर परीक्षा में कई जगह फिनलैंड को भी लिख दिया है, ऐसा इसलिए लिखा है कि कम एरिया में ज़्यादा झीलें हैं। फिनलैंड में कम एरिया में ज़्यादा झीलें हैं, यानी झीलों की डेंसिटी ज़्यादा है, पर स्क्वायर किलोमीटर डेंसिटी ज़्यादा है। लेकिन कनाडा चूँकि उसका एरिया बहुत ज़्यादा है, अगर कुल संख्या झीलों की पूछी जाए तो कनाडा में सबसे ज़्यादा है। लेकिन कम जगह में ज़्यादा झीलें तो आप फिनलैंड बोलेंगे। फिनलैंड में 1,80,000 झीलें हैं, 1,80,000 झीलें फिनलैंड में, 9,60,000 झीलें कनाडा में। अब जो शेष बच गई वो पूरे विश्व में है। कुल मिला के कितनी है विश्व में? 14 लाख झीलें हैं। क्लियर है? ठीक है। तो हिमानियों द्वारा, ग्लेशियर द्वारा निर्मित झीलें, ग्लेशियर द्वारा कौन कौन सी झीलें निर्मित होती हैं? तो ग्लेशियर का सबसे अच्छा उदाहरण है भारत में वूलर झील, सबसे बढ़िया उदाहरण है। वूलर झील ग्लेशियर झील का ही उदाहरण है। ग्लेशियर जब पिघलते हैं तो क्या करते हैं? वो पिघले हुए ग्लेशियर रास्ते में कहीं ना कहीं अपने साथ लाई हुई गाद मिट्टी इत्यादि को छोड़ देते हैं और पानी पिघल के दूर हट जाता है। लेकिन उनके द्वारा जो घर्षण हो रहा है, लगातार अपर्दन हो रहा है मिट्टी का, वो मिट्टी कहीं ना कहीं तो जमा होगी ना। मान लीजिए ये ग्लेशियर है बहुत बड़ा, ये ग्लेशियर आगे की ओर बढ़ रहा है। आगे की ओर जब बढ़ेगा तो ये ग्लेशियर अपने साथ मिट्टी, चट्टान, सब पत्थर इत्यादि को खुरचते हुए आगे बढ़ेगा। वो खुरचे हुए भाग, जैसे जैसे ग्लेशियर आगे बढ़ेगा ये पिघलता चला जाएगा। खुरचे हुए भागों को अपने साथ लाकर कहीं ना कहीं डिपॉजिट कर देगा। ये ऐसे करके ये डिपॉजिट कर देता है। तो जहाँ डिपॉजिट करेगा उस डिपोजिशन वाले भाग में चारों ओर अगर पानी भर जाता है तो वो एक झील का रूप ले लेता है। ऐसी ही झील जम्मू कश्मीर में वूलर झील है। वूलर झील जो भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, वूलर झील। तो वूलर झील का निर्माण इसी तरह से हुआ। तो ये हिमानी द्वारा निर्मित झीलें हैं। हिमानी द्वारा निर्मित सबसे ज़्यादा झीलें कहाँ होनी चाहिए? नेचुरल है कनाडा में।
कनाडा में बड़ी बड़ी झीलें जो हैं वो हिमानी द्वारा ही निर्मित हैं, जिसमें से ग्रेट बियर लेक हिमानी द्वारा, लेक अथाबास्का हिमानी द्वारा, ग्रेट स्लेब लेक हिमानी द्वारा। कनाडा की मैक्सिमम झीलें हिमानी द्वारा निर्मित हुई हैं। तो ये सबसे अच्छे उदाहरण हैं। और सबसे अच्छा उदाहरण और क्या है? ग्रेट लेक्स, महान झीलें, अमेरिका की महान झीलें। अमेरिका की महान झीलें 5: सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी और ओंटारियो। ये 5 झीलें हैं। देखिए आप, 1 2 3 4 5 दिख रही हैं। इनको महान झील कहा जाता है, अमेरिका की ग्रेट लेक्स कहा जाता है। और ये 5 फ्रेश वाटर लेक हैं, मीठे पानी की झीलें हैं। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर है, ये है, ये ऊपर वाली, ये विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इसका क्षेत्रफल 82,000 वर्ग किलोमीटर है, 82,000। ये दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, सुपीरियर। क्या बोलो बोलो, क्या क्या बोल रही? 82,000 वर्ग किलोमीटर, 82,000 स्क्वायर किलोमीटर। अच्छा, आप लोगों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है। इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी नहीं जानते, और फिर जब हिंदी नहीं जानते तो इनको हिंदी नहीं आती तो कैसे बोलते हैं? हंसते हुए। सर इसका मतलब क्या होता है? ऐसा क्यों बोलते हैं? जैसे कोई व्यक्ति जब गिर जाता है ना, चोट लग जाती है, तो फिर वो खड़ा होता है हंसते हुए, ये दिखाते हुए कि मुझे चोट नहीं लगी है। ठीक है, ऐसे ही इंग्लिश मीडियम वालों के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उनको हिंदी आती नहीं है तो हंसते हुए बोलते हैं, सर इसका मतलब क्या होता है? ये आपकी बहुत बड़ी अज्ञानता है। हिंदुस्तान में रहते हुए अगर आपको हिंदी नहीं आ रही है तो ये बहुत बड़ी अज्ञानता है। आज हिंदी सिखाता हूँ तुम्हें। बा माने होता है 2, बा मीन्स 2, 82। आखिरी में क्या लगा? 80, 80 मीन्स 80, 80 के आगे 2 लगा दो, हो गया 82। ठीक। 32, बा 30, 30 तो जानते हो 30, उसके आगे बा लगा दिया तो 32 यानी 32। ठीक। उन शब्द का प्रयोग एक कम के लिए किया जाता है, 9 के लिए किया जाता है, एक कम। जैसे फॉर एग्जाम्पल 79, 79, 80 में एक कम तो कितना हुआ? 79। 69, आखिरी में क्या लगा? तर यानी 70। 69 भी कहते हैं। 69 मीन्स 70 में एक कम, 69। 59, 60 में एक कम, 59। ठीक। 23, ते माने 3, 20 मतलब 20, 20 के ऊपर 3, 23। 24, 20 के ऊपर 4, 24। 25, 20 के ऊपर 5, 25। बोलो, आप भूलोगे क्या? हाँ नहीं। 47, 47, ईस माने 40, 40 के ऊपर 7, 47, 47। ठीक है। तो बताओ 67, 68, 69 में कौन सी संख्या बढ़ी? 67, 68, 69 में कौन सी संख्या बढ़ी? 67, 68, 69 में नहीं मालूम? 67, 68 और 59। 68 बड़ी। अरे 59 कैसे? उन माने एक कम, 59, 60 में एक कम, 59। 59, 67, 67, 68, 68। तो कौन सी बड़ी हुई? 68। ठीक। क्लियर है? 77, 78, 79 कौन सी संख्या बड़ी? 77, 78, 79, 79। 77, 78, 69, 77, 78, 69, 78 बड़ी। ठीक। क्लियर हुआ? बस आसान है। हिंदी तो सबसे आसान है। दुनिया की सर्वाधिक वैज्ञानिक भाषा है हिंदी।
इतनी वैज्ञानिकता दुनिया की किसी भाषा में नहीं पाई जाती, क्योंकि हिंदी में हर चीज़ के पीछे कोई कारण होता है। अंग्रेजी एकमात्र ऐसी भाषा जिसमें कोई कारण नहीं होता, उनने जो कह दिया वही सही है। समझ में आई बात? तो दुनिया की कहा जाता है मूर्खों की भाषा अंग्रेजी। क्यों है मूर्खों की भाषा? क्योंकि उसकी कोई वैज्ञानिकता नहीं होती, वो मन से बनाई हुई भाषा है। दुनिया की सबसे ज़्यादा नकलची भाषा अंग्रेजी। दुनिया की सारी भाषाओं के शब्द उसमें मिलेंगे, नकल करके बनाई गई अंग्रेजी। तुम कोई भी काम करते हो, हम कहते हैं पक्का ना, बोले हाँ पक्का। अंग्रेजों को लगा यार पक्का में दम है, उन्होंने PUCCA चुरा लिया। देखना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी डिक्शनरी में जाके, आज घर में जाके देखना, पक्का। पक्का कहाँ से आया? हिंदी से। उन्होंने पक्का को लिख दिया कन्फर्म, चुरा लिया। नियर मीन्स NEAR, नियर मीन्स पास। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। किसने कहा? कबीरदास ने। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। क्यों कहा? अपने निंदक को अपने पास कुटिया बनाकर रखना चाहिए। कहा ना? किसने कहा? कबीरदास जी ने। क्यों कहा? नियरे शब्द लगाया, अंग्रेजों ने चुरा लिया, नियर ले लिया, हमसे लिया। अरे ये नकलची लोग हैं। ये पूरे विश्व में रहे, इन्होंने देखा पूरे विश्व में जहाँ जहाँ जो शब्द अच्छे मिले उन्होंने अपनी डिक्शनरी में डाल दिए। आपको पता है अंग्रेजी में कुल शब्दों की संख्या कितनी? अंग्रेजी में 1 से 1.5 लाख शब्द हैं टोटल। और हिंदी में शब्दों की संख्या कितनी? 50 लाख। हिंदी में 50 लाख शब्द हैं और अंग्रेजी में केवल 1.5 लाख शब्द हैं, अधिकतम 1.5 लाख शब्द हैं। ये फर्क है। हिंदी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ भाषा है वैज्ञानिक रूप से, और हमें हिंदी नहीं आती। तो इसीलिए कहा जाता है मूर्खों की भाषा समझना ये समझदारी नहीं है। अकेले अंग्रेजी आती है इसका मतलब मूर्खों की जमात में शामिल हो तुम। विद्वानों की जमात में शामिल होना है तो हिंदी और संस्कृत आनी चाहिए। संस्कृत ना सही तो हिंदी तो आए हैं। वैसे विद्वानों की भाषा संस्कृत है, विद्वानों की भाषा संस्कृत है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा सबसे प्राचीन ग्रंथ अगर कोई है तो वो ऋग्वेद है, और ऋग्वेद संस्कृत में लिखा गया है। वो भी हायर क्वालिटी का संस्कृत है जो आमतौर पर लोगों को समझ में नहीं आता। इसीलिए दुनिया बुद्ध कहा जाता है कि विद्वानों की भाषा संस्कृत और मूर्खों की भाषा अंग्रेजी। अब आप तय कर लो, आजकल माता पिता में होड़ मची है अपने बच्चों को मूर्ख बनाने की। होड़ मची है कि वो किसी तरह से अंग्रेजी बोलें, मूर्खों की भाषा बोलें। तो बहुत सावधान रहो विद्यार्थियों, जो सच्चाई है उसे स्वीकार करो। सच्चाई ये है कि कम से कम हिंदी हमें जरूर आनी चाहिए जो हमारी मूल भाषा है। ठीक है, अंग्रेजी पढ़ो, आजकल कैरियर अंग्रेजी पे निर्भर ज़्यादा है, तो अंग्रेजी पढ़ना आपकी मजबूरी है, पढ़ना ही पड़ेगी। क्योंकि हिंदुस्तान में ही बहुत सारे मूर्ख हैं जिन्होंने UPSC की परीक्षा में अंग्रेजी का पेपर कंपलसरी कर दिया है। पास नहीं किया तो फेल हो जाओगे, तो बाकी में भले ही आप टॉप बने रहो, अंग्रेजी के पेपर में फेल तो फेल। ये बहुत बड़ी विडंबना है हमारे देश की कि यहाँ अंग्रेजी के पेपर में कंपलसरी है पास करना। आप हिंदी मीडियम से पढ़ के जाते हो तो अभी अंग्रेजी का पेपर आपको मेंस में लिखना पड़ता है, एक देना पड़ता है। उसको उसमें पासिंग मार्क्स नहीं आए तो आपको फेल कर दिया जाएगा। एक अपनी भाषा का होता है वो अलग है, वो तो पास करना ही है। हिंदी भाषा का भी है वो पास करना है, लेकिन अंग्रेजी मीडियम वालों को फ़ायदा मिल जाता है। हाँ बिल्कुल सही है। क्या हिंदी मीडियम वालों को अंग्रेजी नहीं आती? मान लीजिए, क्यों, क्या हिंदी मीडियम वालों को अंग्रेजी नहीं आती? पहले हमारे सब बाप दादे सब हिंदी मीडियम में पढ़े, मैं खुद हिंदी मीडियम में पढ़ा, लेकिन साथ में एक सब्जेक्ट हुआ करता था इंग्लिश। तो इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ने के बाद इतनी अंग्रेजी आ जाती है कि हम कन्वर्सेशन कर सकते हैं और समझ सकते हैं। चाइना में जो तुम बोल रहे हो ये चाइना वालों को नहीं मालूम क्या? क्या ये जर्मन्स को नहीं मालूम? क्या ये जापानियों को नहीं मालूम कि अगर हमने अंग्रेजी नहीं सीखी तो हम दूसरे देश में जाएंगे तो हम अंग्रेजी कैसे बोलेंगे? दुनिया के जितने विकसित देश हैं सब जगह अंग्रेजी के कारण विकसित नहीं हुए, वो अपनी भाषा से विकसित हुए। सभी विकसित देश कोई भी देखिए आप दुनिया का, सबकी अपनी भाषा है और वो अपनी भाषा में ही पढ़ाते हैं। किसी भी विकसित देश में ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक कि उन्होंने अपनी भाषा को सेकेंडरी बना दिया हो और विदेशी भाषा को माध्यम बना दिया हो। केवल ये हिंदुस्तान में हुआ है, या हिंदुस्तान जैसे अन्य गुलाम देशों में हुआ है। यहाँ पर हमने क्या किया,
अंग्रेजी को अपनी मूल भाषा बना दिया और हिंदी हमारी हाशिए पे आ गई। आप प्रश्न कर रहे हो तमिलनाडु में ऐसा नहीं हो सकता? क्या तमिलनाडु वालों को हिंदी नहीं सिखाई जा सकती? उनको भी सिखाई जा सकती है। उनके भी कोर्स में हिंदी एक सब्जेक्ट होता है। उनको तमिल आती है, ज़्यादा बेहतर मैं तो ये कहता हूं हमको भी तमिल सिखाई जाए, हमको भी तमिल सिखाई जाए। हम दूसरी भाषाओं को, अपने देश की भाषाओं को जानें, समझें। थोड़ा मोड़ा तो अल्फ़ाबेट तो सबको आते ही हैं, इतना तो आ ही जाता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। और अगर अल्फ़ाबेट आ गए तो किसी भी भाषा को जाना जा सकता है। उसमें ये जरूरी नहीं है विद्वता इतनी हो कि भैया यहाँ पर बताइए प्लूरल आएगा, सिंगुलर आएगा, या इसमें ये लगेगा वो लगेगा, ये जरूरी थोड़ी है। अरे भाषा तो केवल कन्वर्सेशन का माध्यम होती है, हमें केवल एक दूसरे को समझना है। आप बताइए, आप जो हिंदी बोलते हो या अंग्रेजी बोलते हो उसमें ग्रामेटिकल ध्यान रखते हो क्या? नहीं। तो बस अंग्रेजी होती किस लिए? इसीलिए है ताकि हम एक दूसरे को समझा सकें अगर हमारी भाषा नहीं आती सामने वाले को तो। इसलिए है, इसके लिए थोड़ी है कि पूरे देश को अंग्रेजी में बना दिया जाए, इसलिए नहीं है। तो पहले तो दिमाग से निकाल दो कि तुम तमिलनाडु जाओगे तो वहाँ अंग्रेजी नहीं आई तो तुम वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाओगे। ये गलतफहमी है तुम्हारी, क्योंकि इतनी अंग्रेजी सबको आती है, मुझे भी आती है। कोई बोला तो ट्रांसलेटर रहता है जो पूरा लोकल लेवल से कम्युनिकेशन करके वो बताता है। नहीं, वो तो हर जगह उपलब्ध है, सरकार तो हर जगह देती है ना। आप किसी भी राज्य में जाओगे आपको ट्रांसलेटर हर जगह मिल जाता है भाई। ये इतने सारे, जब आप कलेक्टर बन जाओगे तो तुम्हारे पास कमी थोड़ी है रिसोर्सेज की। पहले बन के तो दिखाओ। बात ऐसी करोगे, औकात नहीं है 2 पैसे की बात करोगे 10 पैसे की। अरे पहले बन के तो दिखाओ, फिर देख लेना। तुम्हें कहीं भी दिक्कत आए तो बता देना हमें। हाँ पहले उस लायक तो बनो। एक लोमड़ी थी, अंगूर तोड़ने के लिए बार बार जंप मार रही थी, नहीं पहुंच पाई, लास्ट में बोलती हैं खट्टे हैं। हैं? अरे भाई खट्टे क्या नहीं पड़ेगा, नहीं पकड़ पाए तो खट्टे हैं। तो तुम कलेक्टर तो बनना। कलेक्टर की तुमने उदाहरण दे दिया। हिंदी मीडियम से जितने कलेक्टर बनते हैं क्या वो तमिलनाडु में सर्वाइव नहीं कर सकते? हैं? अरे पहले उस पोस्ट पे जाके तो देखो। और जिस व्यक्ति में कलेक्टर बनने की विद्वता होती है ना, उसमें इतनी विद्वता आ जाती है अपने आप कि वो दूसरी भाषा में भी बोल सकता है। और अंग्रेजी बोलने में सबसे कम समय लगता है। अंग्रेजी अगर स्पोकन आपको सीखना है तो सबसे कम समय लगता है। क्यों? क्योंकि दुनिया की सबसे ज़्यादा अवैज्ञानिक भाषा है, इसलिए सबसे जल्दी सीख जाते हैं अंग्रेजी। कन्वर्सेशन ही तो करना है। तमिलनाडु में जाइए, वहाँ रिक्शा चालक जिन्होंने कभी अंग्रेजी का एक ABCD नहीं पढ़ी स्कूल में जाके, वो सारे अंग्रेजी में बात करते हैं कि नहीं? कैसे आ जाती है? बहुत आसान भाषा है। वहाँ जितने गाइड मिलेंगे आपको सब अंग्रेजी में बात करते हैं, जबकि वो कभी अंग्रेजी नहीं पढ़े। ऐसे ही आपस में बातचीत करते करते सीख गए। जबकि हिंदी कठिन है। हिंदी, अब चूंकि तुम हिंदी बेल्ट में पैदा हुए हो इसलिए आसानी से बोल लेते हो, लेकिन जो हिंदी बेल्ट में पैदा नहीं हुआ पूरा जीवन निकल जाता है उसको। यही समझ में नहीं आता करूँगा कि करूँगी, यही समझ में नहीं आता। कभी बोलता है करूँगा, कभी बोलती करूँगी। ये स्थिति है हिंदी की। तो हिंदी समझना आसान नहीं है, कठिन है। बाकी भाषाएं बहुत सरल है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया अंग्रेजी क्या है और कैसे सीखी जाती है। तो कभी भी संख्यात्मक अगर प्रॉब्लम हो तो सीखना बहुत आसान है। जैसा मैंने बताया, अगर आपने कभी हिंदी की शब्दावली, हिंदी के गिनती को अगर रोजाना 10 मिनट दे दो, रोज 10 मिनट, केवल 10 मिनट, मुश्किल से 10 दिन, आपको बहुत अच्छे से हिंदी की पूरी गिनती आ जाएगी। लेकिन दिक्कत जानते हो कहाँ है? हमने उस चीज़ को कभी महत्व ही नहीं दिया जो हमारी अपनी है। हम दूसरे के पीछे पड़े रहते हैं। तो अपनी भाषा के पीछे भी पढ़ो। अगर तुम्हें नहीं आता, ये तुम्हारी कमजोरी है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को अपनी कमजोरी मत बनाओगे। कहीं गए तो वह पूछते फिर रहे हैं भाई 82 मतलब है, ये कमजोरी है। समझ में आई बात? तो कैस्पियन सागर झील क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। उसका क्षेत्रफल कितना है? 3,72,000 वर्ग किलोमीटर, 3,72,000 स्क्वायर किलोमीटर। और फ्रेश वाटर लेक सबसे बड़ी कौन सी है? सुपीरियर। ये देखिए, ये है कैस्पियन सागर लेक। ये कैस्पियन सागर का जो आकार है वो कैसा है? गर्भ में पाए जाने वाले शिशु के जैसा, गर्भस्थ शिशु जैसा इसकी आकृति है। देखिए उल्टी लटकी है कि नहीं? गर्भस्थ शिशु उल्टा होता है, सर नीचे पैर ऊपर, ऐसा ही होता है ना। बिल्कुल गर्भ में जो शिशु पाया जाता है उसी की आकृति है कैस्पियन सागर की। ठीक,
दूसरी बात क्या कही, सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर, सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक कौन सी, सुपीरियर। सुपीरियर कौन सी है, ये वाली। जो ग्रेट लेक्स हैं कितनी हैं, 5। ये लेक्स कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर पर हैं। ये पांचों मीठे पानी की झीलें हैं, ठीक है। अब इसके बाद मैंने ग्लेशियर झील का उदाहरण दिया, हिमानी द्वारा निर्मित, और क्या कहा आपसे कि विश्व में सबसे ज़्यादा झीलों का निर्माण हिमानी द्वारा होता है, ठीक। विश्व की अधिकांश झीलों का निर्माण हिमानी द्वारा ही हुआ है। हिमानी द्वारा निर्मित झीलों में एक होती हैं हिमोड़ द्वारा निर्मित झीलें। तो हिमोड़ माने होता है जब ग्लेशियर आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ते समय पहाड़ों से नीचे उतरते हैं, वहीं पर एक मोड़ से होकर गुजरते हैं और मोड़ पर सारा गाद मिट्टी इस तरह से बिछा देती हैं, और फिर उसी मोड़ में ज़्यादा चारों तरफ गाद मिट्टी बिछाया और वहीं पर फिर कालांतर में पानी भर जाता है, तो वो हिमोड़ लेक्स कहलाती हैं। इंग्लिश में कहते हैं मोरेन लेक्स। एक शब्द प्रयोग किया जाता है मोरेन। मोरेन लेक अर्थात हिमोड़ झीलें। तो हिमोड़ झीलें किससे बनती हैं, हिमानियों के पर्वतों के नीचे उतरते समय जो मोड़ पड़ते हैं, उनके जो ट्विस्ट होती हैं, वो वहाँ पर चारों ओर गाद मिट्टी बिछा देती हैं और एक कैसा बांध जैसा बना देती हैं, वो कहलाती हैं हिमोड़। क्लियर है। दूसरी होती है टार्न लेक। टार्न मतलब होता है जब हिमानी ऊपर से नीचे उतरती है, उतरते समय नीचे अगर कोई बहुत बड़ी चट्टान है, उस चट्टान को खुरच के बाहर निकाल दिया, तो जब चट्टान यहाँ से, ये चट्टान थी और इसको हटा के निकाल दिया, तो यहाँ गड्ढा हो जाएगा। गड्ढे में पानी भर जाए और कैसी आकृति बन जाएगी, अब जरा कल्पना करो, ये ऐसी आकृति बन जाएगी, ऐसी। ये यहाँ गड्ढा हो गया बहुत बड़ा, ऐसे समझेंगे, ये यहाँ गड्ढा हो गया, इस जगह पे गड्ढा हो गया, और ये ऐसा इस तरह से आगे की ओर उतर रही है, यहाँ से आई, यहाँ से पत्थर को निकाला और आगे फेंक दिया, इस तरह का स्ट्रक्चर। तो ये कुर्सी जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, इसको कहते हैं टार्न लेक। टार्न लेक, ये टार्न लेक हिमानियों द्वारा बनाई जाती हैं। इनको हिंदी में कहते हैं कुर्सीनुमा झीलें। कुर्सीनुमा झीलें, कुर्सीनुमा आकृति में बनने वाली झील। तो ये जहाँ झील होगी वो क्या कहलाएगा, कुर्सी का बैठने वाला हिस्सा। गड्ढा हो गया ना वहाँ, तो इस जगह पर जहाँ गड्ढा हो जाएगा वहाँ टार्न लेक बन जाएगी। तो ये हिमानियों द्वारा बनती है टार्न लेक। मैं अभी आपको एग्जाम्पल बताऊँगा उसका। तो क्लियर हुआ टार्न लेक, ठीक है, हिमानी द्वारा। तो हिमानी द्वारा कौन कौन सी बन गई, टार्न लेक बन गई और मोरेन लेक बन गई, ठीक है, ये हिमानी द्वारा निर्मित हैं। इसके बाद अब आती है नदियों द्वारा। लेक्स बाय रिवर, नदियों द्वारा कौन कौन सी लेक बनती हैं। नदियों द्वारा दो विशेष प्रकार की झीलें, एक होती हैं जब नदियां रास्ते में आगे बढ़ती हुए, मान लीजिए ये नदी बह रही है, ये नदी का जो पानी बह रहा है, इसमें कालांतर में कई बार ऐसा होता है कि नदी अपने एक भाग को लगातार यहाँ पर अपने साथ लाई हुई गाद मिट्टी इत्यादि बिछाना शुरू कर देती है। ऐसे जब कभी बाढ़ आती है तो बाढ़ में नदी का पाट चौड़ा होता है, चौड़ा होकर ये पानी आगे तक फैलेगा, आगे तक जाएगा, आगे तक जाएगा तो गाद मिट्टी को यहाँ बिछा दिया। अब अगर गाद मिट्टी यहाँ बिछा दी है इसने नदी ने, तो यहाँ पर एक गाद मिट्टी इकट्ठी होती चली जाएगी, और ये भाग, ये जो वाला भाग देख रहे हैं आप, ये वाला भाग लगातार यहाँ भी गाद मिट्टी बिछाई, यहाँ भी बिछाई, तो ये पूरा भाग गोल आकृति में ढक जाएगा। तो नदी क्या करेगी, अपना मार्ग ही ऐसा ले जाएगी, मार्ग को आगे बदल के इस तरह से ऐसे, तो ये वाला भाग नीचे छूट जाता है। तो ये होता है गाय के खुर जैसा, गाय का जो पंजा होता है ना, खुर, वैसा आकृति का बनता है। इसको कहते हैं गोखुर झील, हिंदी में कहते हैं गोखुर, अंग्रेजी में कहते हैं ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक मतलब ऑक्स माने बैल, बो माने खुर, उसका पंजा, तो ऑक्स के पंजे जैसा आकृति बनाने वाली झील उसको बोलते हैं ऑक्सबो लेक। नदियों के
रास्ते में नदियों द्वारा ही बनाई जाती है। इस झील का निर्माण पूरे विश्व की सबसे बड़ी ऑक्सबो लेक बिहार में कौन सी है? कुंवरताल। कुंवरताल झील विश्व की सबसे बड़ी ऑक्सबो लेक है, गंडक नदी पर है बिहार में। बेगूसराय ज़िले में गंडक नदी पर बिहार में स्थित है कुंवरताल झील। ये विश्व की सबसे बड़ी ऑक्सबो लेक है। नदियों द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। नदियों द्वारा एक झील और बनाई जाती है। जब नदियां मुहाने पर होती हैं, समुद्र में मिलती हैं, वहाँ पर उनके डेल्टाई क्षेत्रों में नदियां झीलें बनाती हैं। जब डेल्टा समझते हो, नदियां जब समुद्र से मिलती हैं तो बहुत सारी धाराओं में बट जाती हैं, क्योंकि उस समय नदी का बहाव बहुत हल्का हो जाता है, उसमें ताकत नहीं रह जाती पानी में, तो वो पानी कई धाराओं में, कई शाखाओं में बट जाता है। उन्हीं शाखाओं के बीच में कहीं कहीं झीलें बन जाती हैं, उनको कहते हैं डेल्टा झील। डेल्टा लेक के नाम से जाना जाता है। भारत में बहुत अच्छा उदाहरण है, कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच में, डेल्टा के बीच में एक कोलेरू झील पाई जाती है, कोलेरू झील। तो कोलेरू झील भारत की सबसे बड़ी डेल्टा झील है, कोलेरू झील, कोलेरू लेक, गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच में। ये डेल्टा झील का उदाहरण है, नदी द्वारा बनाई जाती है। नेक्स्ट है समुद्र द्वारा, लेक बाय सी एक्शन, समुद्री गतिविधि द्वारा बनने वाली झीलें, समुद्री गतिविधियों द्वारा बनने वाली झीलें। समुद्री गतिविधियां कैसी होती हैं? समुद्र के किनारे, समुद्र अपने किनारों पर अगर लगातार तलछटों को इकट्ठा कर रहा है, मीन्स जो सिल्ट इत्यादि जो कचरा है उसको लाकर इकट्ठा करके किनारों पर पटक देता है। लहरें आती हैं, अपने साथ मटेरियल लाएंगी और उन्होंने किनारों पर डिपॉजिट कर दिया। ऐसे लंबे समय तक डिपॉजिट होते 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 किनारे उठ जाते हैं, किनारे उठ जाते हैं, और लहर आएगी तो किनारे को मार के कुछ पानी छलक के पीछे चला जाएगा। तो ऐसे करके उसके भाग उठते चले जाते हैं किनारे पर, और हर बार लहर आती है, इससे टकराती है, थोड़ा पानी पीछे गिरा देती है, तो पीछे वाले भाग में बहुत बड़े एरिया में पानी इकट्ठा हो जाता है, उसे झील कहते हैं। तो वो झील कौन सी झील है? उसे कहते हैं लेगून लेक। एक शब्द प्रयोग किया जाता है, सी वाटर द्वारा लेगून नामक लेक बनती हैं, लेगून लेक। इसे ब्रैकिश वाटर लेक भी कहते हैं, ब्रैकिश वाटर लेक, रुका हुआ पानी, ब्रैकिश वाटर, ब्रैकिश वाटर या लेगून लेक के नाम से जाना जाता है। हिंदी में कहते हैं कयाल, हिंदी में इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है कयाल। भारत में सबसे ज़्यादा लेगून लेक केरल में है, इसलिए उसे कयालों का राज्य भी कहते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा लेगून झीलें केरल के तट पर पाई जाती हैं। केरल का तट को क्या कहते हैं? मलाबार तट। मलाबार तट, मलाबार जो उसका कोस्टल एरिया है केरल का, ये वाला, ये पूरा कटा फटा है। केरल का ये जो एरिया है ये पूरा कटा फटा है नीचे, यहाँ पर सबसे ज़्यादा लेगून लेक पाई जाती हैं। इसीलिए केरल को कयालों का राज्य भी कहते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा झीलें किस राज्य में हैं? तमिलनाडु। 13,500 झीलें हैं तमिलनाडु में, 13,500, 13.5 थाउजेंड झीलें अकेले तमिलनाडु में, 13,500। भारत में सर्वाधिक झीलों वाला राज्य तमिलनाडु, भारत में सर्वाधिक लेगून झीलों वाला राज्य केरल।
परीक्षा में प्रश्न आएगा, लेगून झील का निर्माण किस गतिविधि द्वारा होता है? ग्लेशियर द्वारा, टेक्टोनिक एक्शन द्वारा, नदियों द्वारा, अथवा समुद्री गतिविधियों द्वारा? तो समुद्री गतिविधियों द्वारा। ठीक है, क्लियर है। और लास्ट है लेक क्रिएटेड बाय विंड, हवाई गतिविधियों द्वारा, हवा की गतिविधियों द्वारा या हवा द्वारा निर्मित झीलें। हवा द्वारा निर्मित झीलों का उदाहरण है सबसे बढ़िया, कैसे जितने रेगिस्तानी इलाके हैं, रेगिस्तानी इलाकों में बहुत तेज़ी से हवाएं चलती हैं, और जब ये हवाएं तेज़ी से चलती हैं तो कहीं से रेत को उठाती हैं और कहीं पर गिराती हैं। तो इसी दौरान कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ से ज़्यादा मात्रा में रेत उड़ जाता है, तो वहाँ गड्ढे बन जाते हैं और उन गड्ढों में बारिश का पानी भर जाता है। तो ऐसी झीलों को कहा जाता है प्लाया लेक। बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लाया लेक किसे कहते हैं और किसके द्वारा निर्मित होती हैं, कहाँ बनती हैं? तो आप कहेंगे रेगिस्तानी इलाकों में पाई जाती हैं प्लाया लेक। विश्व की सबसे बड़ी प्लाया लेक सूडान में चाड लेक, सूडान की चाड लेक विश्व की सबसे बड़ी प्लाया। ये देखिए, ये है लेक चाड, सूडान में लेक चाड, ये सबसे बड़ी प्लाया लेक है विश्व की। भारत की सबसे बड़ी प्लाया लेक सांभर, राजस्थान में सांभर झील सबसे बड़ी प्लाया झील है भारत की। अब बताइए, आपसे परीक्षा में प्रश्न कोई किया जाए, निम्न में से कौन सी झील ऐसी है जो मीठे पानी की झील है? परीक्षा के लिए प्रश्न, निम्न में से मीठे पानी की झील, प्लाया लेक, लेगून लेक, ऑक्सबो लेक, ये ऑप्शन आपको दिए हैं, तो बताइए कौन सी है? ऑक्सबो, क्योंकि नदी द्वारा बनती है, नदी द्वारा बनी है इसलिए ये मीठे पानी की होगी। और लेगून और प्लाया ये दोनों खारे पानी की झीलें हैं। क्यों? प्लाया कहाँ है? रेगिस्तानी इलाके में। रेगिस्तानी इलाके में पाई जाती है प्लाया। मिट्टी चट्टानों के हट जाने से वहाँ पर जो भी लवण पाए जाते हैं, उन्हीं लवण में, अब उसमें प्लाया लेक में क्या होता है, अक्सर कई बार नदियाँ भी आके अपना पानी इकट्ठा कर देती हैं, तो थोड़ा मोड़ा पानी इकट्ठा हो गया, लेकिन नदियाँ अपने साथ जो बहाकर ला रही हैं मटेरियल, वो भी इकट्ठा करती हैं। और रेगिस्तानी भागों से होकर जब नदियाँ गुजरती हैं तो बहुत सारा वो ऐसा मटेरियल, नमकीन मटेरियल लेके आती हैं, और वो नमकीन मटेरियल वहाँ जब डिपॉजिट हो जाता है। तो भारत की सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील अगर कोई है तो वो कौन सी है? सांभर झील। सबसे बड़ी खारे पानी की झील, सॉरी खारे पानी की नहीं, प्लाया झील सबसे बड़ी सांभर झील। और खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील। चिल्का कौन सी है? लेगून झील। लेगून झील के उदाहरण भारत में, चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा तट पर। पुलिकाट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर पुलिकाट झील। पुलिकाट और चिल्का ये दोनों लेगून झीलें हैं। लेगून झील है, इसका मतलब समुद्री क्रिया द्वारा बनी है, इसका मतलब खारी होंगी। आंख बंद करके कह दो, सभी लेगून झीलें खारी होती हैं। क्लियर है? सबसे लंबी भारत की लेगून झील वेम्बनाद। वेम्बनाद भारत की सबसे लंबी झील है और वो लेगून प्रकृति की है, केरल में वेम्बनाद। यहां पर नौका प्रतियोगिता होती है, बहुत फेमस है, अंतर्राष्ट्रीय नौका प्रतियोगिता होती है वेम्बनाद झील में। ये लेगून झील का उदाहरण है। क्लियर है? समुद्र द्वारा बनी है तो खारी होगी। प्लाया रेगिस्तानी इलाके में खारी होगी, पक्का है। ठीक है? तो भारत की सबसे खारी झील चिल्का, सबसे बड़ी खारी झील चिल्का। लेकिन चिल्का झील कहाँ है? समुद्र के किनारे। अगर आपसे ये कहा जाए कि पूरी तरह से अंतःस्थलीय झील,
पूरी तरह अंतःस्थलीय झील जो समुद्र के किनारे नहीं है, ऐसी सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील तो वो है सांभर झील। सांभर झील की खारापन कितना है? 100 से 200 तक है। 100 से 200 ग्राम पर 1000, 100 से 200 ग्राम पर 1000, यानी 1 किलो पानी लोगे सांभर झील का, वाष्पीकृत करोगे तो लगभग कम से कम 100 ग्राम नमक तो मिलेगा। इसीलिए भारत में नमक की बहुत बड़ी फैक्ट्री है सांभर झील के पास। भारत में मैक्सिमम नमक बनाया जाता है सांभर झील के पास, वहाँ बहुत नमक मिलता है। तो नमक के 2 जगह हैं भारत में, या तो कच्छ का रन पूरा नमक का ही रेगिस्तान है, सबसे बड़ा नमक का रेगिस्तान कच्छ का रन है भारत में। तो वहीं दूसरी ओर सांभर झील, ये नमक के बहुत अच्छे स्रोत हैं और यहाँ पर इसलिए नमक की फैक्ट्रियाँ पाई जाती हैं। क्लियर है? समझ में आ गई सारी चीज़ें? विश्व की सबसे ऊंची झील टिसो सिकरू, तिब्बत में, पामीर के पठार पर या तिब्बत के पठार पर, टिसो सिकरू। ये विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है, टिसो सिकरू। तिब्बत के पठार पर है, सबसे अधिक ऊंचाई पर है। और सर्वाधिक ऊंची नौकागम्य झील अगर परीक्षा में आए तो कौन सा? टीटीकाका। सर्वाधिक ऊंची नौकागम्य झील यानी जहां नौकायन होता है, ठीक है, टीटीकाका। और केवल सबसे ऊंची पूछी जाए तो टिसो सिकरू। दोनों में अंतर समझ में आया? विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल, जिसकी गहराई 1900 मीटर तक है, लगभग 2 किलोमीटर, इतनी गहरी है बैकाल झील। विश्व की, अच्छा बैकाल झील कैसी है, खारे पानी की या मीठे पानी की? कंफ्यूजन यही हो जाता है। फ्रेश वाटर लेक है, बैकाल लेक फ्रेश वाटर लेक है, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। देखिए यहाँ 3 दिख रही हैं आपको, ये कौन सी है? बलखाश, ये है बैकाल, ये है अरल और ये है कैस्पियन। इन चारों में एकमात्र फ्रेश वाटर लेक है तो वो है बैकाल, बाकी ये सभी खारे पानी की हैं। तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है लोगों को। बैकाल झील फ्रेश वाटर लेक है। कितना फ्रेश वाटर है बैकाल झील में मालूम है आपको? पृथ्वी पर अगर ग्लेशियर को हटा दिया जाए और अंडरग्राउंड वाटर को हटा दिया जाए तो शेष जितना पानी है, जो बहता हुआ पानी है, जहाँ भी बहता हुआ पानी है अथवा झीलों में भरा हुआ पानी है, पूरे पानी का 1/5 यानी 20% पानी अकेला बैकाल में है। फिर भी सबसे बड़ी झील फ्रेश वाटर की कौन सी? सुपीरियर। क्यों? क्योंकि सुपीरियर झील की गहराई नहीं है ज़्यादा, उसमें पानी उतना नहीं है, पानी ज़्यादा है बैकाल में। समझ में आई बात? पानी ज़्यादा बैकाल में है लेकिन एरिया सुपीरियर का ज़्यादा है। बैकाल का एरिया लगभग 31 या 32 हज़ार वर्ग किलोमीटर है, जबकि सुपीरियर का एरिया 82,000 वर्ग किलोमीटर है। क्लियर हुआ? तो सुपीरियर की, बैकाल की तुलना में सुपीरियर बहुत बड़ी है लेकिन उसमें पानी कम है। पानी सबसे ज़्यादा किसी झील में, परीक्षा के लिए प्रश्न है कि सर्वाधिक पानी वाली मीठे पानी की झील, सर्वाधिक आयतन में मीठे पानी की झील, जहां सबसे पानी की मात्रा सबसे ज़्यादा है, तो वो है बैकाल। क्लियर हुआ? ठीक है। तो विद्यार्थियों, जितने मैंने आपको झीलों के बारे में बताया, मैं आशा करता हूँ आपने झीलों के बारे में काफ़ी कुछ समझा और आगे अगला चैप्टर जो भी होगा, अब हम विभिन्न क्रियाओं द्वारा ज़मीन पर, पृथ्वी पर बनने वाली आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे, चाहे नदियों द्वारा हो, हिमानियों द्वारा, समुद्र द्वारा, कौन कौन सी आकृतियाँ पृथ्वी पर बनती हैं, उसके बारे में अगले लेक्चर में हम विस्तार से पढ़ेंगे। जय हिंद।